हॉल में मैडम जी या उसकी बूढ़ी माँ भी से कोई भी मौजूद न था। अलबत्ता वो गंजा तोता मजे से पिंजरे में बैठा आंखें झपका रहा था और हंसते साबिक स्नान को देखते ही टाई टाई करने लगा। स्नान ने चोरों की तरह इधर उधर देखा और फिर चुपके से पिंजरे का दरवाजा खोलकर तोते के गंजे सर पर एक थप लगा दी। तोते ने एक लंबी टाई की और फिर खामोश हो गया। स्नान अपने इस कारनामे पर बेहद मसरूर हुआ और हाथ मलता हुआ मकान से बाहर निकल आया। वो खासी देर यूं ही बेमकसद घूमता रहा। एक गली में उसकी नजरें कहवा खाना पर पड़ी, जहां उसकी मुलाकात तोते वाली बड़ी अम्मा के साथ हुई थी। आज शाम यहाँ आकर कॉफी पी जाएगी, स्नान ने अपने आप से कहा और आगे बढ़ गया। पास्कल से ना मिलने का गम पेरिस की हसीन और चमकती हुई सुबह ने कदरे मांद कर दिया था और वो एक तजर्बाकार स्याह की मानंद हर शहर, हर इमारत और शहर के मकीनों को बनसरे गौर देखता चला जा रहा था। शहर का हिस्सा खासा पसमानदा दिखाई देता है। अक्सर बालकनियों की हालत मखदूश है, चंद मकान गिरने को है, गलियां खुरदरे पत्थर की हैं। जाने वो सूबेदार दिलनवाज ने शीशे की सड़कें कहाँ देखी थी। लोग अंग्रेजों की निस्बत कदरे फरबा, छोटे कद के और स्याह बालों वाले हैं। इतने साफ सुथरे भी नहीं, अलबत्ता अंग्रेजों के मुकाबले में जिंदगी से बेजार दिखाई नहीं देते, बल्कि जरूरत से ज्यादा मसरूर है। वो यूं ही तंका झंका सिकरे करके कलेसा तक आ गया, जिसके खूबसूरत गुंबद उसके कमरे से दिखाई देते थे। वो सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। कलेसा बेहद तरीक और खुनक था। सामने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम सलाम अलैहा के दर्जनों मुजस्समों के नीचे सैकड़ों लंबी और नाजुक मोमबत्तियां झिलमिला रही थी। चंद लोग, जिनमें अक्सरियत बूढ़ी औरतों की थी, लकड़ी के सख्त पंजों में घुटने टेक के इबादत में मसरूफ थे। स्नान को ख्याल आया कि अगर इस इमारत में रोशनी का इंतजाम कदरे बेहतर हो जाए तो तर्ज तामीर की बारीकियां उजागर हो सकती हैं। स्नान ने सस्ताने की खातिर एक बेंच पर बैठकर यूं ही जलती हुई मोमबत्ती को घूरता रहा। इससे कुछ दूर स्याह लिबास में मलबूस एक बूढ़ी औरत इबादत कर रही थी। औरत स्नान को देखकर मुस्कुरा दी। यह तोते वाली बड़ी अम्मा थी। स्नान को खिफत सी महसूस होने लगी। वो इस बड़ी अम्मा के चहेते तोते को चप्पल लगा कर आया था। वो जवाबन मुस्कुरा दिया और फिर बेंच से उठकर जल्दी से बाहर आ गया। बाहर की तेज धूप ने उसकी आंखें चंधिया दी। कलेसा के ऐन सामने चौड़ी और खूबसूरत सीढ़ियां नीचे बाजार तक उतरती थी। उन सीढ़ियों पर बेहद रौनक थी। फ्रांसीसी बूढ़े जो पाइप मुंह में उससे अखबार पढ़ने में मगन थे या धूप में ऊँग रहे थे, बूढ़ी औरतें, बेशुमार नन्हे मुन्ने बच्चे, कुछ बच्चा गाड़ियों में कलबलाते हुए और उनसे उम्र में बड़े सीढ़ियों के साथ बागीचे में कीड़ी काड़ा किस्म का कोई खेल खेलते रहे। सनान ने वहां नौजवान लड़के और लड़कियों की कमी बुरी तरह महसूस की। फिर उसे याद आया कि पेरिस के बाशिंदों की अक्सरियत मौसम गर्मा में साहिली मकामात की जानिब कूच कर जाती है और बकौल एक गाइड बुक के वहां सिर्फ नकम्मे, आवारागर्द, कल्लाश मुसफ्फर, गैर मुल्की स्याह और आवारा कुत्ते ही रह जाते हैं। यहाँ पर कुत्ते तो नजर नहीं आ रहे थे, अलबत्ता मुसफ्फरों की बहुतात थी जो इजल सामने रखे इर्द गिर्द के शोर से लाताल्लुक सिकरे करके खूबसूरत गुम्बदों को कैनवस पर मुंतकिल कर रहे थे। स्नान भी वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया। पेरिस की जिंदगी के इन दिलचस्प पहलुओं से लुत्फानंदोज होने लगा। अभी वो वहां कुछ देर ही बैठा होगा कि एक नौजवान मुसव्वर उसके पास आ खड़ा हुआ। मुसव्वर के गले में मुख्तलिफ किस्म की दर्जनों मालाएं, तस्बीहें और मंदिरों में बजाई जाने वाली एक बड़ी घंटी लटक रही थी। मुसव्वर ने घंटी उठाकर स्नान के कान के पास ले जाकर जोर जोर से बजाई और मुस्कुराने लगा, सुबह बखैर। स्नान भी मुस्कुरा दिया। मुसव्वर उसके साथ ही सीढ़ियों पर विराजमान हो गया और बगल में दाबी हुई मुतअद्दिद तस्वीरों में से एक निकालकर स्नान के घुटनों पर फैला दी। स्नान ने तस्वीर को देखकर बेहद हैरान हुआ। ये उसकी अपनी ही लग रही थी। आपने शायद मुझे देखा नहीं, मैं पिछले 10 मिनट से आपकी तस्वीर कशी में मसरूफ था। मुसव्वर ने नहायत अदब से कहा। खूब है, स्नान ने कहा। तस्वीर तस्वीर वाकई उम्दा बनी थी। मेरी तरफ से ये बतौर तोहफा कबूल फरमाइए। मुसव्वर ने खड़े होकर झुक कर कहा और गले में बंदी घंटी हिला दी, टन टनाटन। स्नान इस बेजा खलूस के मज़ाहिर से बेहद मुतासर हुआ। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है। बहरहाल आपका शुक्रिया। शुक्र की कोई बात नहीं। आपके मशरकी खद्दोखाल इतने दिलफरेब हैं कि मेरे अंदर तख्लीकी जज्बात का एक समंदर उबल पड़ा और मुझे आपकी तस्वीर बनाते ही बने। सनान सीधा होकर बैठ गया, गोया वो वाकई खुश शक्ल था। उसने मुसव्वर का दिल तोड़ना मुनासिब ना समझा और तस्वीर कबूल कर ली। उसे तो हमेशा से ही तख्लीकी जज्बात की सरपरस्ती का ख्याल रहता था।
मैं बेहद ममनून हूँ। सनान इसके एहसान तले दबा जा रहा था। मुसव्वर ने जवाबन सिर्फ घंटी बजा देने पर इत्तफाक किया, टन टना टन, और वहीं खड़ा रहा। सनान कुछ अर्सा तो उसकी तरफ देख देख कर मुस्कुराता रहा, मगर जब उसके जबड़े दुखने शुरू हो गए तो वो संजीदा हो गया। आखिर ये मुसव्वर यहाँ से जाता क्यों नहीं? मैंने कहा कि मैं बेहद ममनून हूँ। सनान ने एक मरतबा फिर मुस्कुराने की कोशिश की। मुसव्वर ने भी एक मरतबा फिर वहीं खड़े खड़े गले में बंदी घंटी बजा दी, टन टना टन। सनान चला गया। आखिरी हजरत चाहते क्या है? उसने अपनी तस्वीर सीढ़ियों पर रख दी और जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला। बेहतरीन तरीका यही है कि इसे नजरअंदाज किया जाए, खुद चला जाएगा। सनान पैकेट में से सिगरेट निकालने लगा तो मुसव्वर ने झुककर अपनी मददात के असूल पर अमल करते हुए एक सिगरेट उठा लिया। सनान खून के घूंट पी के रह गया। अपना सिगरेट सुलगाने लगा तो मुसव्वर ने भी मुंह में दाबा हुआ सिगरेट आगे कर दिया। सनान को तौन कर हद सुलगाना पड़ा। सिगरेट सुलगाकर मुसव्वर फिर सीधा खड़ा हो गया और गले में लटकती हुई घंटी बजा दी, टन टन टन। आखिर अब तुम चाहते क्या हो? सनान ने तंग आकर पूछा। 20 फ्रांक। 20? वो किस बात के? 3 फ्रांक का कैनवस और 1 फ्रांक के रंग तस्वीर कशी में सरफ हुए और 16 फ्रांक मेरी उजरत। सनान में तख्लीकी जज्बे की सरपरस्ती के अरफा आला जज्बात फौरन सर पड़ गए। टन टना टन। मुसव्वर ने फिर घंटी बजाई और कहना शुरू किया, 20 फ्रांक कुछ ज्यादा नहीं। हो सकता है आज से चंद 100 बरस बाद एक बहुत बड़े मुसव्वर की हैसियत से पहचान लिया जाऊं और यही तस्वीर आप 20,000 फ्रांक में फरोख्त कर दें। चंद बरसों बाद मैं फरोख्त कर सकूं? सनान ने मैं पर जोर देते हुए हैरत से पूछा। चलिए, आपकी औलाद ही सही। अब लाइए ना 20 फ्रांक, मुझे किसी और स्याह की तस्वीर भी बनानी है। सौदा 15 में तय हो गया और सनान कीमत अदा करके फौरन ही वहां से उठ खड़ा हुआ। मबादा किसी और मुसव्वर के दिल में उसके मशरकी खद्दोखाल देखकर तख्लीकी जज्बात का समंदर उबल पड़े। क्लेसा के पास ही ट्राम स्टेशन भी था। सनान अपनी 15 फ्रांक की तस्वीर बगल में दाबे वहीं से एक ट्राम में सवार होकर शहर के मरकज में उतर गया। यहाँ से नेपोलियन की तामीर करदा फतह की महराब खड़ी थी। महराब के चारों तरफ नेपोलियन की मुख्तलिफ जंगों के वाकयात संगमरमर के खुशनुमा मुजस्मों की सूरत में उभरे हुए थे। उस महराब में से 12 खूबसूरत सड़कें निकलकर पेरिस के सीने पर हयात आफरीन शिरानों की तरह फैल गई थी। इन्हीं में से एक मशहूर जमाना शांज़ेलिज़े है, जिसे फ्रांसीसी दुनिया की खूबसूरत तरीन सड़क का खिताब देते थे। सनान इसमें थोड़ा सा रद्दोबदल करना चाहता था। शांज़ेलिज़े यकीनन दुनिया की दूसरी खूबसूरत तरीन सड़क कहलाने की मुस्तहिक थी। लाहौर की माल रोड को इस पर फौकियत हासिल थी। शांस जैसा कि सड़क को अहले पेरिस प्यार से पुकारते हैं, 1616 में मारी डी मेडिका के बनाए हुए नक्शे के मुताबिक तामीर हुई। सड़क के दोनों तरफ पैदल चलने वालों के लिए वसी फुटपाथ हैं, जिनके गिर्द हरे भरे दरख्तों की कतारें दूर तक चली गई हैं। फुटपाथ के पहलू में पेरिस की बेहतरीन फैशन की दुकानें और कहवा खाने हैं, जहां लोग मशरूब पीने की खातिर कम और फुटपाथ पर रवां फैशन परेड देखने के लिए ज्यादा बैठते हैं। 1 मील से ज्यादा तवील यह सड़क कनकोर्ड चौक के दर्जनों आलिशान फवारों पर खत्म होती है, जहां इनकलाब फ्रांस के दौरान में ग्लोटीन गार्ड कर 3000 के लगभग लोगों के सर कलम कर दिए गए थे। इनमें लुई शांज़ेदहम के अलावा मलका मारी एंतोनीत, गरीबों के पास अगर रोटी नहीं तो केक क्यों नहीं खाते वाली मलका, दांतीन और कोर्दे भी शामिल थे। सनान भी एक आम स्याह की मानंद एक कहवा खाने के बाहर बैठकर कॉफी पीने लगा और फुटपाथ पर चलते हुए लोगों का जायजा लेने लगा। थोड़ी देर बाद वो इस मुश्किल से उकता गया। उसने सोचा कि क्यों ना दुनिया के बेहतरीन अजायब घर लूथर में जाकर मुसव्वरी का शाहकार मोनालिसा और वीनस का खूबसूरत मुजस्मा देखा जाए। चुनांचे उसने वेटर से कॉफी का बिल लाने को कहा। बिल की आमद ने पेरिस की खूबसूरती में जहर घोल दिया। 5 फ्रांक कॉफी के 2 फ्रांक सर्विस चार्ज यानी मबलिक 14 रुपए पाकिस्तानी कॉफी पर उठ गए। फतह की महराब के मेट्रो स्टेशन से वो गाड़ी में सवार होकर लुदर अजायब घर के स्टेशन पर उतर गया। यह स्टेशन यकीनन मॉस्को के जेर जमीन स्टेशनों के हमपला था, जिन्हें दुनिया में खूबसूरत तरीन माना जाता है। लोदर स्टेशन का वसी प्लेटफॉर्म हल्की रोशनी से मुनव्वर था। दीवारों में जाबजा अतालवी और यूनानी मुजस्मे रखे हुए थे।
छत से दर्जनों बेशकीमत झाड़ और फनूस लटक रहे थे। वो इस स्टेशन की मसूल को सूची में खोया था कि पीछे खड़े हुए एक मुसाफिर ने उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की। उसने मुड़कर देखा तो एक पाकिस्तानी हजरत, जिनकी सूरत से वो कतन नाशना था, खड़े मुस्कुरा रहे थे। आपका नाम सनान ही है ना? उसने इस बात में सर हिलाया। आप किसी जमाने में लाहौर के नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में बड़ी बाकायदगी से आया करते थे। सनान को याद आ गया कि वो उस कॉलेज में एक दोस्त तनवीर के पास अपने घर का नक्शा बनवाने की गर्ज से जाया करता था। तनवीर को इन्हीं दिनों लाहौर के चिड़ियाघर का नक्शा बनाने का ठेका भी मिल गया। चनाचे जब सनान के घर का नक्शा मुकम्मल हुआ तो तनवीर की गैर हाजिर दिमागी की वजह से बावर्ची खाने की बजाय वहां रीछों के पिंजरे का नक्शा बन गया और सनान का बावर्ची खाना चिड़ियाघर के नक्शे में मुंतकिल हो गया। इसलिए तो शायद आजकल ये कहा जा रहा है कि लाहौर के चिड़ियाघर में जानवरों को घर का सा माहौल मुयस्सर है। बहरहाल सनान ये फैसला ना कर सका कि इन हजरत का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से क्या तल्लुक हो सकता है। मुझे अफसोस है कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, सनान ने शर्मिंदा होकर कहा। मुझे कहारी कहते हैं, उन साहिब ने नहायत इंकसारी से अपना तारुफ करवाया। एक रोज आर्किटेक्चर के लेक्चरार तनवीर साहब के कमरे में आपसे मुलाकात हुई थी। आहा, कहारी साहिब, सनान ने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। पहचान वो अब भी नहीं पाया था। भी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। कहारी साहब तो आपने से ही बाहर हो रहे थे, मुझको बाद किसी आशना सूरत से वास्ता पड़ा था। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर कहारी साहब। कहारी साहब तो आप पे से बाहर हो रहे थे, मुझको बाद किसी आशना सूरत से वास्ता पड़ा था। शायद ये साहिब तनवीर के हाँ चिड़ियाघर की तामीर नौ के ठेके के लिए आया करते थे। सनान को याद आ गया। और सुनाइए कहारी साहब, आपके चिड़ियाघर का क्या हाल है? सनान ने सोशल होने की कोशिश की। चिड़ियाघर? कहारी साहब ने हैरतज़दा होकर पूछा। जी हाँ, चिड़ियाघर, बंदरों और रीछों के पिंजरे वगैरह। बंदरों? कहारी साहब बाकायदा हंसने लगे। आप मुझे पहचान नहीं सके। मेरा पेशा तो मुसव्वरी है। पिछले चंद माह से पाकिस्तान के एक सन्नती इदारे के तवस्सुत से पेरिस में मुकीम हूँ और यहाँ पाकिस्तानी दस्तकारियों को फरोग देने के लिए कोशा हूँ। सनान बेहद शर्मिंदा हुआ और भरपूर माजरत की। क्या आप भी ये मुसव्वरी वगैरह के सिलसिले में पेरिस आए हैं? कहारी साहब ने सनान के बगल में दाबी हुई तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए दरियाफ्त किया। ओह, ये तस्वीर, सनान ने हंसकर कहा। 15 फ्रांक उठे इस पर और फिर अपनी सियाहत के बारे में बताया। अब क्या प्रोग्राम है? लोदर के अजायब घर में जाने का ख्याल था। छोड़िए साहब, कहारी साहब ने खुशदिली से कहा। पिछले पहर तो अजायब घर स्याहों से ठसा पड़ा होता है। हजूम की वजह से आपको तस्वीरों के फ्रेम और मुजस्मों की टांगों के सिवा कुछ नजर ना आएगा। सुबह सवेरे जाकर देखिए और उस वक्त मेरे साथ चलकर मेरे कमरे में कॉफी की एक प्याली लीजिए। कहारी की दावत में इतना खुलूस था कि सनान इनकार न कर सका। लोदर बाद में देख लेंगे, उसने सोचा और कहारी के साथ चल दिया। कहारी के छोटे से कमरे पर अच्छे खासे अजायब घर का गुमान होता था। पाकिस्तानी दस्तकारियों के नमूने, मुगल तरसे मुसव्वरी की लातादाद तस्वीर, पेरिस की तारीखी इमारतों के पेंसिल स्केच, रंगों के डब्बे, खाली कैनवस और खाली बोतलें। कहारी ने सनान को अपनी बनाई हुई तस्वीर और मिट्टी की नक्शुदा ईंटें दिखाई, जिन्हें पेरिस के फन परस्त हल्कों ने बेहद सराहा था। इस काम से फारिग होकर उसने एक कोने में रखे एक स्टोव पर कॉफी तैयार की और वो दोनों वहीं कलीन पर बैठकर बातें करने लगे। आखिर पेरिस में ऐसी कौन सी कशिश है कि दुनिया जहान से मुसव्विर यहाँ खींचे चले जाते हैं? मुझे तो अभी तक इस शहर में कोई खास बात नजर नहीं आई, सनान ने कॉफी का घूंट भरते हुए कहारी से कहा। फन के बारे में यहाँ के लोगों का खुशगवार रवैया, हुकूमत की तरफ से मराहत और सरपरस्ती, यहाँ का माहौल और फिर पेरिस की तारीखी इमारतें जो कैनवस पर मुंतकिल होकर और भी दीदाजेब हो जाती हैं। मुसव्वर भी एक शायर की तरह होता है। वो चाहे अपने फन के जरिए से 2 वक्त की रोटी खाने में नाकाम हो जाए, मगर वो दाद जरूर चाहता है। अहले पेरिस इस मामले में वसील कलब वाक़या हुए हैं और यही चीज मुसव्वरों को यहाँ खींच लाती है। कॉफी खत्म करने के बाद कहारी ने उसे पाकिस्तानी मौसीकी के रिकॉर्ड सुनवाए। इसी दौरान में यकदम दरवाजे पर दस्तक हुई और साथ ही एक शुखोशंग किस्म की नौजवान फ्रांसीसी लड़की मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हुई। उसने सनान को एक नजर देखा और फिर कहारी से मुखातिब होकर फ्रांसीसी में कुछ कहा। कहारी ने हंसते हुए उसी जुबान में जवाब दिया और लड़की उसी वक्त बाहर निकल गई। आपने भी रखी हुई है? सनान ने संजीदगी से पूछा। क्या चीज? ये लड़की? लाहौल वाला, कहारी साहब बाकायदा शर्मा गए। आपको कैसे ख्याल आया? मेरा ख्याल था कि पेरिस में रहने वाले तमाम मुसव्वरों की बुदोबाश का
ये लाजमी हिस्सा है। नहीं साहिब, ये बेचारी तो मालिक मकान की लड़की है, पूछने आई थी कि तुम्हारे दोस्त दोपहर का खाना तो खाएंगे ना। दोपहर के खाने के बाद फिर कॉफी चली और फिर शाम तक पाकिस्तान और पेरिस के बारे में गपशप होती रही। तकरीबन 6 हफ्ते के करीब सनान कारी साहब की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करने के बाद ट्राम के जरिए वापस मुमारत आ गया। उसने उनसे पेरिस से रवानगी से कबल मुलाकात का वादा भी किया। अब उसका इरादा था कि दरिया सीन के किनारे पास्कल की तलाश में निकलने से कबल अपना कैमरा कमरे में रखाए और शाम की खुनकी के पेश नजर कोई ऊनी चीज भी पहन ले। क्लिसा सिक्रेकर की सीढ़ियां तय करके जब वो बाएं हाथ पर एक ढलवान गली में उतरा तो उसे एक मरतबा फिर कहवा खाना पेगाल का बोर्ड नजर आया। मुमारत की टेढ़ी तिरछी और ऊंची नीची गलियों ने उसे थका दिया था। उसे प्यास भी महसूस हो रही थी। स्नान कहवा खाना के अंदर चला गया और ऑरेंज स्क्वैश की एक बोतल खरीद कर कोने में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। नीम तारीख कहवा खाने में से बेहद सुकून का एहसास हुआ। वहां उसके अलावा और कोई ग्राहक मौजूद न था। मालिक हस्बे मामूल सफेद झाड़न से काउंटर की सतह चमकाने में मसरूफ था। माहौल में ताजा कॉफी और वाइन की मिली जुली महक हैरत अंगेज तौर पर खुशगवार थी। मोसियो होटल कहवा खाने के मालिक ने वही खड़े खड़े स्नान से पूछा। उसे शायद याद आ गया कि ये वही लड़का है जो उस रोज होटल के बारे में दरियाफ्त करने आया था। मिल गया, स्नान ने सर हिलाकर खुशदिली से कहा। तरह बयान मालिक ने भी सर हिलाया और फिर अलमारी में रखे हुए शराब के नाजुक और पतले गिलास निकालकर पहुंचने लगा। इतने में कहवा खाने का दरवाजा खुला और वही मुसव्वर पाल, जिसे मैडम जी ने किराया ना अदा करने की पादाश में कमरे से निकाल दिया था, अंदर दाखिल हुआ। उसकी पुश्त चूंकि सनान की जानब थी, इसलिए वो एक दूसरे को देख ना पाए। पाल सीधा काउंटर पर गया और मालिक से सुर्ख शराब का एक गिलास खरीद कर वहीं स्टूल पर बैठकर चुस्कियां लेने लगा। तकरीबन आधा गिलास शराब पीकर उसने जेब से एक रंगदार पेंसिल निकाली और काउंटर की सतह पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचने लगा। स्नान ने ऑरेंज जूस का आखिरी घूंट भरा और मेज से उठ खड़ा हुआ। वो पाल से मिलकर यह दरियाफ्त करना चाहता था कि कल कमरे से निकलने पर उसने रात कहाँ गुजारी थी और आजकल कहाँ रहता है। इसी स्नान में जब कहवा खाने के मालिक ने शराब के गिलासों को झाड़ पहुंच कर अलमारी में रखकर पीछे मुड़कर देखा तो पाल को काउंटर की साफ और चमकीली सतह को मशक मुसव्वरी बनाते देखकर उसका पारा चढ़ गया और उसने बड़ी दुश्मनी से उसे कुछ कहा। पाल इसी तरह बड़े सुकून से काउंटर पर लकीरें खींचता रहा। मालिक कुछ देर तो वहां खड़ा रहा, इस अमल से बाज रखने की कोशिश करता रहा। मगर जब निताइज खातर ख्वाह बरामद ना हुए तो उसने पॉल की जैकेट पकड़कर जोर जोर से खींचा। उसके बाद हालात एकदम बिगड़ गए और थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे को धमाधम पीट रहे थे। मालिक चूंकि भारी तनोतोष का मालिक था, इसलिए उसका पलड़ा भारी नजर आ रहा था। स्नान थोड़ी देर तो उन्हें यूं गुथम गुथा होते देखता रहा और फिर सुलह सफाई कराने की घर से आगे बढ़ा। ए भाई मोसियो, ये लड़ाई। अभी वो इतना ही कह पाया था कि उनमें से किसी एक ने एक जोरदार गोंचा उससे भी जड़ दिया। स्नान लड़खड़ाता हुआ वही उसी मेज के पास आ पहुंचा जहां वो इससे पहले ऑरेंज जूस पी रहा था। उसका जी चाहा कि खाली बोतल उठाकर यूं ही लड़का दे, मगर फिर कुछ सोचकर वही कुर्सी पर बैठकर अपना जबड़ा सहलाने लगा। उसने काउंटर की तरफ देखा तो उसकी हैरत की कोई इंतहा ना रही। पाल और कहवा खाने का मालिक बड़ी बेतकल्लफी से बगलगीर हो रहे थे और खूब कहके लगा रहे थे। फ्रांसीसियों की खोपड़ी ही उल्टी है। स्नान ने गुस्से से मुंह फैलाया, लेकिन इस हरकत से उसके जबड़े में शिद्दत का दर्द उठा। वो फिर चुपके से बैठ गया। मुक्का शायद जोर से लगा है। पाल इसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। जोर से ही लगा, स्नान ने रुखाई से जवाब दिया। पेरिस में आज का दिन वाकई हंगामा खेज गुजरा था। अब तक सिर्फ मुसव्वरों ही से मुलाकात होती रही थी। सुबह एक साहेब 15 फ्रांक हथिया कर ले गए, दूसरे को एक मुसव्वर ने कॉफी पिलाई, दोपहर को एक मुसव्वर ने कॉफी पिलाई और खाना खिलाया, और अब एक और मुसव्वर ने उसके खूबसूरत जबड़े का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया था। प्राय फड्डे में खामखा टांग नहीं अड़ाते। पाल इसके सामने कुर्सी पर बैठते मुस्कुराकर बोला, कहवा खाने का मालिक मेरा दोस्त है। हम अक्सर किसी न किसी बात पर उलझते रहते हैं। वैसे अब की बार गलती मेरी थी जो उसके साफ शिफाफ काउंटर का सत्यानाश कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब जबड़े का दर्द कदरे काम हुआ तो स्नान का मूड भी कदरे बहाल हो गया। कल जब तुम्हें मैडम जी ने कमरे से निकाल दिया था तो उसके बाद शब बसरी में खासी दिक्कत हुई होगी, उसने पाल से पूछा। हाँ, कदरे पाल ने लंबी दाढ़ी में उंगलियों से कंघी करते हुए जवाब दिया। मैं अपनी पहली दोस्त लड़की के पास गया तो वहां पेश की बुकिंग हो चुकी थी।
उसके साथ आजकल एक इंडोनेशियन मुसव्वर रहता है। बहरहाल वो रात तो फुटपाथ पर गुजरी और दूसरी सुबह यहाँ से करीबी एक और जगह रहायश का बंदोबस्त हो गया। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ी। कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तो उल्टा तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। तुमने मुझे 3 माह के किराए से निजात दिला दी। वो तुम्हारी पहली बीवी जो कहवा खाना में काम करती थी, उसका क्या हुआ? सुनान जानना चाहता था। ओह लुइस, वो भी मेरे साथ ही है। पॉल ने बताया कि वो जर्मनी के शहर हेमबर्ग का रहने वाला है। माँ बाप जंग अजीम की भेंट चढ़ गए और वो कसाबों की दुकान पर सुअर काटता, स्टेशनों पर झाड़ू देता और गुसल खानों की सफाई करता जवान हो गया। इस दौरान में उसे मुसव्वरी की लत पड़ गई और वो पेरिस आ गया, जहां वो पिछले कई बरसों से मुकीम था। आमदन ना होने के बराबर थी, तो फिर गुजारा कैसे होता है? सुनान ने पूछा। नहीं होता, पाल ने सर हिलाया। कभी कभार कोई तस्वीर बिक जाती है तो चंद रोज अच्छी तरह कट जाते हैं। किसी नेक दिल और फन परस्त खातून से तारुफ हो जाए तो कुछ अरसा हर शाम वहां कम अज कम खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है, और मुझे वहां सिर्फ मुसव्वरी के बारे में गुफ्तगू करनी पड़ती है। खातून अगर फन परस्ती छोड़कर शख्सियत परस्ती पर उतर आए तो 4 पैसे भी मिल जाते हैं, या फिर और कुछ ना मिला तो सिकरे कर कलेसा की सीढ़ियों पर बैठकर किसी स्याह की तस्वीर बनाकर 4-5 फ्रांक जबरदस्ती वसूल कर लिए। 4-5 फ्रांक? सुनान को अपने 15 फ्रांक का ख्याल आ गया। जो भी मिल जाए गनीमत होता है, कई तो सिर्फ 1 फ्रांक पर ही तनख्वाह देते हैं। एक? लेकिन मैं तो 15 फ्रांक देकर छूटा था। हा हा हा। पाल ने बेतहाशा हंसना शुरू कर दिया, गोया तुम भी फंस गए थे। पेरिस के कल्लास मुसव्वरों का ये पसंदीदा तरीका है। 10-12 कैनवस लेकर उन पर सेकरे घर का पस मंजर पहले से बना लिया और फिर चंद लकीरें खींचकर किसी स्याह को जादू पहुंचा। आपके खदोखाल ने मेरे दिल में, हाँ हाँ बाकी का हिस्सा मुझे मालूम है, सुनान ने पशेमान होकर कहा। उसे याद आ गया कि वो तस्वीर तो खारी के कमरे में ही रह गई थी। कल से ही अगर तुम्हें और कहीं नहीं जाना तो मेरे स्टूडियो में चलो, मेरे पास लंबी फ्रांसीसी डबल रोटी और पनीर भी है। पाल ने मेज से उठते हुए उसे दावत दी। अभी सिर्फ 7 बजे थे। सुनान ने सोचा कि वो 1-1.5 घंटा इस दिलचस्प शख्सियत के साथ गुजारेगा और बाद में ड्रेसिंग पर चला जाएगा। चुनांचे उसने पॉल के साथ स्टूडियो जाने की हामी भर ली। पॉल का स्टूडियो, या वो कमरा जहां वो तस्वीरें बनाने के साथ साथ सोता भी था, कहवा खाने से कुछ फासले पर एक निहायत पोसीदा इमारत में वाक़या था। हुकूमत की तरफ से इस इमारत को खतरनाक करार देकर उसे मस्मार कर देने के अहकाम जारी हो चुके थे। इस इसना में चंद कल्लाश मुसव्वरों और आवारा गर्दों ने वहां डेरे डाल दिए। पॉल ने सुनान को बताया कि बल्दिया के कारिंदे तकरीबन हर रोज इमारत को गिराने के लिए आदम उठते हैं, मगर वहां के मकीन मिन्नत समाजत करके चंद रोज की मोहलत ले लेते हैं। बहरहाल यहाँ पर कम से कम किराए की मुसीबत ना थी। स्टूडियो में सिवाय उन रंगों के डब्बों और चंद बोतलों के और कुछ ना था जो कल तक सुनान के कमरे की जीनत थे। कमरे में पलंग भी ना था। तुम्हारा बिस्तर कहाँ है? बिस्तर? पॉल ने हंसवे मामूल दाढ़ी खुजाई। मैं अपनी जैकेट में ही सो रहता हूँ, काफी गर्म है। उसने अपनी हल्की सी जैकेट का कोना उंगलियों में मसलते हुए कहा। पॉल ने चंद पुराने अखबार फर्श पर बिछा दिए। मुझे अफसोस है कि मेरे पास बैठने के लिए कुर्सी वगैरह नहीं है। कोई बात नहीं। सुनान जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया। यह तरीका सरासर मशरकी है। पॉल ने मैली जैकेट की एक जेब में से अखबार के कागज में लिपटी हुई लंबी डबल रोटी निकाली और दूसरी में से पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा। डबल रोटी दरमियान में से तोड़कर उसने आधी सुनान को थमा दी और पनीर फर्श पर रख दिया। पॉल अभी ये पुरतकल्लफ दस्तरखान बिछाने का तरद्दुद कर ही रहा था कि कमरे का दरवाजा यकदम खुला और एक चिपटे नाक वाली खूबसूरत लड़की कमरे में दाखिल हुई। पॉल डार्लिंग, आज मुझे तनख्वाह मिल ही गई। उसने अंदर आते ही पॉल के लंबे बाल प्यार से खींचे और फिर उसकी दाढ़ी एक तरफ हटाकर उसके लबों पर बोसा दिया। ये है मेरी बीवी, अहम, मेरा मतलब है इसका नाम लुइस है। पॉल ने तारीफ करवाया। और ये है मेरा दोस्त। और फिर कदरे रुककर सुनान से कहने लगा, भाई नाम क्या है तुम्हारा और क्या करते हो? सुनान ने अपना मुकम्मल तारीफ करवाया। आप मेरे पहले पाकिस्तानी दोस्त हैं, लुइस ने इन दोनों के पास फर्श पर बैठते हुए कहा। उसने ये फिक्रा ऐसे अदा किया जैसे वो किसी नादिर उल वजूद परिंदे की नस्ल से ताल्लुक रखता हो जो पहली मर्तबा काबू आया हो। पनीर और डबल रोटी लुइस ने फर्श पर रखे ताम के इंतजामात को हकारत की नजर देखते हुए दुहाई दी। मैं पिछले 10 रोज से पनीर और डबल रोटी खा रही हूँ। आज मुझे तनख्वाह मिली है और हम किसी कहवा खाने में जाकर मुनासिब किस्म का खाना खाएंगे, मसलन
तला हुआ मुर्ग और उसके साथ सुर्ख शराब। सुर्ख शराब। पॉल की आंखें खुल गईं। स्नान तुम भी आओ। बहुत बहुत शुक्रिया पॉल, लेकिन मैं आज सारा दिन पेरिस में घूमता रहा हूँ और अब अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहता हूँ। स्नान ने फर्श से उठते हुए कहा। मिलने आओगे? पॉल ने उसका हाथ दबाकर बेहद खुलूस से कहा। जरूर, जब भी वक्त मिला। स्नान कमरे से बाहर निकलने लगा तो पॉल ने डबल रोटी और पनीर फर्श से उठाकर उसकी जेबों में ठूंस दिया। कमरे में जाकर खा लेना, मजेदार है। लुइस को जाने क्यों पसंद नहीं। स्नान ने उसका दिल रखने के लिए दोनों चीजें कबूल कर ली, वरना उसे डबल रोटी और पनीर से कोई खास रगबत ना थी। पाल उसे नीचे दरवाजे तक छोड़ने आया। स्नान बाहर निकलने लगा तो पाल उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, और हाँ, मैडम जी से जरा बचकर रहना। क्या मतलब? स्नान वहीं खड़ा हो गया। तुम्हारे जैसे लड़कों का तो आमलेट बनाकर खा जाती हैं वो सूफा। पाल आंख बीच कर मुस्कुराया। पाल, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? ऊपर से लुइस की आवाज है, जो शायद उनकी बातें सुन रही थी।